हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम लोग जानेंगे विलेयता के बारे में, अच्छे से डिटेल में समझेंगे और लास आतेलिय नियम क्या होता है इसकी मदद से जानेंगे। ठीक है ना। तो लास आतेलिय नियम हमारा फर्स्ट ईयर में था, बट यहाँ पर थोड़ा सा हमारे काम आएगा, उसको भी हम लोग सीखते हैं। चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि लास आतेलिय का नियम क्या है। उससे पहले एक यहाँ पर शब्द लिखा हुआ साम्यावस्था। पहले आप साम्यावस्था को समझिए क्या होता है। ठीक है, जब साम्यावस्था समझेंगे तभी आपको आगे चीजें क्लियर हो पाएंगी। देखिए, आपको बढ़िया से एग्जांपल लेकर हम बताने वाले हैं। मान लीजिए एक बर्तन है और उस बर्तन में कोई द्रव भरा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या किया, इसको ताप देना शुरू किया। ठीक, अब आप क्या देखेंगे, बर्तन तो हमने बंद रखा है ना। जब बर्तन बंद रखा हुआ है हमने, तो एक बात बताइए, ये मान लीजिए इसका द्रव का सतह है। ठीक है ना। यहाँ पर जब आप ताप देना शुरू करेंगे तो भाप तो बाहर निकल नहीं पाएगी, है ना। भाप बाहर नहीं निकल पाएगी, तो हम मान ले रहे हैं कि द्रव से भाप बनना। देखिए, द्रव से भाप बनने की जो क्रिया होती है इसको हम कहते हैं वाष्पन। क्या कहते हैं? वाष्पन। ठीक है, वाष्पन का जो वेग होगा, अब जब आप गर्म करेंगे, ताप देंगे, धीमे धीमे ये वाष्प बनना चालू होगा, तो किसी ना किसी वेग से, किसी ना किसी गति से, मतलब है ना, स्पीड से चल रहा होगा, ये भाप बन रही होगी। बिल्कुल, तो मान ले रहे हैं कि ये वाष्पन का जो वेग है उसको हम मान ले रहे हैं V1। क्या मान ले रहे हैं? V1। ठीक है ना। अब जब ये भाप बाहर निकल नहीं पाएगी तो जाकर यहाँ पर इकट्ठा होगी सतह पर, है ना। भाप धीमे धीमे और आती जाएगी, इकट्ठा होती जाएगी, और जैसे जैसे वो भाप ठंडी होगी वो वापस से कहां पर, फिर से नीचे आने लगेगी ना। वापस से क्या होगी भैया, पानी से भाप बना और भाप से फिर से पानी बनने लगेगा। तो भाप से वापस से पानी बनना कहलाएगा संघनन। क्या कहलाता है? संघनन। तो ये वाली जो क्रिया है इसके वेग को हम दे दे रहे V2 ना। क्या नाम दे दिया हमने? V2। अब एक बात बताइए, आप बराबर ताप दे रहे हैं, है ना, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहली कंडीशन में ये होगा, सबसे स्टार्टिंग कंडीशन में ये होगा, जब आपने इसको गर्म करना शुरू किया होगा तो V1 यानी कि भाप जो है वो ज्यादा बन रही होगी, और जो V2 है यानी कि भाप से पानी बहुत धीमे धीमे, यानी संघनन बहुत कम हो रहा होगा। अर्थात हम पहली कंडीशन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि V1 ज्यादा होगा V2 से। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। ठीक है, फिर एक समय ऐसा आएगा जब आपने भैया गर्म करते करते ये इतना सारा बहुत सारा गर्म हो गया होगा और भाप बन चुका होगा, बहुत सारा मटेरियल क्या होगा, ये द्रव से भाप बन गया होगा। ठीक है ना, द्रव से क्या हो गया होगा, भाप। मान ले रहे थे कि ये भाप है, भाप के कण है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये एक क्रिया ये हो रही है, द्रव से भाप बन रही है, और एक क्रिया ये हो रही है, भाप से द्रव बन रहा है। ठीक है ना। तो जरा एक बात बताइए कि हमने क्या बताया यहाँ पर, कि अब एक समय ऐसा आएगा जब यहाँ पर भैया ताप देते देते ये जो द्रव है बहुत सारा भाप बन गया होगा, तो भाप ज्यादा इकट्ठी हो गई होगी। अब ये क्या है, ये द्रव वापस कम होगा, तो उस कंडीशन में द्रव से भाप कम बनेगी और भाप से द्रव ज्यादा बनेगा, मतलब कि V2 ज्यादा होगा, V1 कम हो जाएगा। सेकंड कंडीशन की बात क्या आ रही है, V2 ज्यादा और V1 कम, है ना। बात क्लियर? ओके, या चलिए इसको इसी तरह से लिख दे रहे हैं, V1 इस तरफ और V2 उस तरफ। ठीक है ना, तो हमने कहा V2 ज्यादा, V1 कम हो जाएगा। ठीक है, अर्थात पहली कंडीशन में वाष्पन ज्यादा हो रहा होगा, संघनन कम हो रहा होगा। दूसरी कंडीशन में संघनन ज्यादा हो रहा होगा और वाष्पन कम हो रहा होगा। और ये क्रिया होते होते एक समय ऐसा आएगा कि जितनी तेजी से ये द्रव भाप बन रहा होगा उतनी ही तेजी से वो भाप द्रव में कन्वर्ट हो रही होगी। अर्थात एक टाइम ऐसा आएगा जब V1 और V2 दोनों के वेग क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर। तो जब क्रियाएं दोनों तरफ से समान रूप से चलने लगे, बराबर हो जाएं, दोनों के वेग समान हो जाएं, तो उस कंडीशन को ही हम लोग कहते हैं साम्यावस्था। उम्मीद करेंगे आपको ये साम्यावस्था शब्द का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर साम्यावस्था जो आपको समझ में आ गया है, इसमें आपको ये क्लियर हो गया है कि जो भी क्रियाएं हो रही होंगी वो दोनों तरफ से बराबर स्पीड से चलेंगी, है ना। कितनी स्पीड चलेंगी? बराबर स्पीड से चलेंगी। अब अगर आप इसमें कुछ छेड़छाड़ करें, अगर आप क्या करें, अगर आप मान लीजिए ताप बढ़ाते हैं, क्या बढ़ा दें, ताप, अगर आप ताप बढ़ा देंगे तो ताप बढ़ाने पर क्या होगा, यहाँ पर जो द्रव होगा वो ज्यादा से ज्यादा भाप में बदलने की कोशिश करेगा। मतलब ताप बढ़ाने पर क्या होगा कि इसका वेग ज्यादा हो जाएगा और वहां पर वो वेग कम हो जाएगा। आपने साम्यावस्था को डिस्टर्ब कर दिया। तो साम्यावस्था क्या करती है, साम्यावस्था फिर से क्या करेगी, कुछ समय बाद ऐसा काम करेगी कि आपने जो ताप बढ़ाया जिसकी वजह से ये ज्यादा बनने लगा है, थोड़ी समय बाद वो आपने क्या किया, आपने अभिक्रिया, आपने यहां से ताप लगाया है, तो साम्यावस्था इसके उल्टी दिशा में लगेगी।
ताकि आपने जो ताप लगाया है जिसकी वजह से ये क्रिया तेज हो गई, वो धीमी हो गई है, वो क्रिया क्या हो सके, वापस से फिर से उसी उसमें क्या आ जाए, उसी रोटेशन में आ जाए जैसा हो रहा था। मतलब कि दोनों क्या हो जाए, दोनों के जो वेग है वो आपस में बराबर हो जाए, ठीक है ना। अर्थात आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप साम्यावस्था में कोई छेड़छाड़ करेंगे तो साम्यावस्था उस दिशा में लगेगी, अभिक्रिया उस दिशा में चलेगी, ताकि आपका किया गया परिवर्तन फिर से खत्म हो जाए, प्रभावहीन हो जाए। अगर आपने ताप बढ़ाया जिसकी वजह से इसका वेग बढ़ गया है, तो साम्यावस्था क्या होगी, उल्टी दिशा में लगेगी, अभिक्रिया की दिशा उल्टी हो जाएगी, ताकि क्या हो सके कि आपने जितना भी टेम्परेचर बढ़ाया है उस टेम्परेचर को, बढ़ाए हुए टेम्परेचर को क्या कर दे, फिर से प्रभावहीन कर दे, और जितनी तेजी से ये द्रव भाप बन रहा था उतनी तेजी से वो भाप फिर से द्रव में बदलने लगे, ठीक है ना। ये जो हमने आपको बात बताई है यही है लास आतेलिये का नियम। लास आतेलिये ने क्या कहा था कि अगर साम्यावस्था में रखी कोई वस्तु है, कोई रासायनिक अभिक्रिया है, साम्यावस्था में स्थापित है, अर्थात आगे बढ़ने वाली रिएक्शन और पीछे आने वाली रिएक्शन, बात समझ में आ रही है आपको। एक मिनट, क्या बताया कि आगे बढ़ने वाली अभिक्रिया और पीछे बढ़ने वाली अभिक्रिया, अर्थात इसको हम कह सकते हैं अग्र अभिक्रिया, और वो होगी हमारी दूसरी पश्च अभिक्रिया, ठीक है ना। तो अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया जो है, इनका जो वेग आपस में बराबर है। यदि आप क्या करते हैं, साम्यावस्था में रखा होगा, यदि साम्यावस्था में रखी रासायनिक अभिक्रिया में आपने क्या किया, कोई परिवर्तन कर दिया, सांद्रता, ताप, दाब में कोई भी छेड़छाड़ किया आपने, ठीक है ना, तो आपने जैसे यहाँ पर देखिए ताप में नीचे से परिवर्तन किया था, तो रिएक्शन कहाँ चलेगी, ऊपर से आएगी, रिएक्शन उस तरफ अग्रसर हो जाएगी, ताकि आपका किया गया प्रभाव क्या हो जाए, आपका किया गया जो भी बदलाव आपने किया वो प्रभावहीन हो जाए, क्या हो जाए, प्रभावहीन, ठीक है ना। जो भी आपने परिवर्तन किया, साम्यावस्था में छेड़छाड़ की, साम्यावस्था उस छेड़छाड़ को वापस से क्या करने का प्रयास करेगी, बराबर करने का, सही करने का प्रयास करेगी। तो जिस तरफ से आप परिवर्तन करेंगे रिएक्शन उसकी उल्टी दिशा में चलेगी। यही लास आतेलिये का क्या था, नियम था कि इनके नियमानुसार साम्यावस्था में रखी किसी रासायनिक अभिक्रिया में यदि कोई परिवर्तन जैसे सांद्रता, ताप, दाब में कर दिया जाए, तो अभिक्रिया क्या बोल रहा है, उस दिशा में अग्रसर हो जाती है कि किया गया परिवर्तन प्रभावहीन हो जाए। उम्मीद करेंगे बात समझ में आ गई होगा आपको कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लास आतेलिये का नियम क्या है। नहीं क्लियर हुई बात तो एक बार और पीछे से जाकर आराम से इस चीज को, इस क्लिप को फिर से देखिए, आपको निश्चित तौर पर समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग समझेंगे यहाँ पर इसका इस्तेमाल कहाँ पर है, आगे जानते हैं, ठीक है। फिलहाल हम लोग पहले समझेंगे विलेयता क्या है। विलेयता को समझिए। पहले हमने जब आपको बात करी थी विलेन बनाने की, हमने कहा था कितना भी विलायक ले लीजिए, कितना भी विलेन ले लीजिए, विलेय ले लीजिए, घोल लीजिए, ठीक है ना। वो ठीक था, बढ़िया था हमारा जो भी हमने घोल लिया। बट यहाँ पर अब हमें कितना भी नहीं लेना है, हमें 100 ग्राम विलायक लेना है। कितना लेना, 100 ग्राम। 100 ग्राम विलायक में हम विलेय की जितनी अधिक से अधिक मात्रा घोल पाए, बात ध्यान रखिएगा, ताप को आपको स्थिर रखना, टेम्परेचर में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, नॉर्मल टेम्परेचर पे ही, नॉर्मल वातावरण में ही आपको क्या करना, 100 ग्राम विलायक लेना है और उसमें विलेय को घोलते जाना है। तो विलेय की जितनी अधिकतम मात्रा घुल जाए, 100 ग्राम विलायक में विलेय की जितनी अधिकतम मात्रा घुल जाएगी, वो उस पदार्थ की विलेयता कहलाएगी। क्या कहलाएगी, विलेयता। मान लीजिए हमने कहा कि 100 ग्राम विलायक में आपने 50 ग्राम विलेय को घोल दिया। कितना घोल दिया, 50 ग्राम। तो विलेय की विलेयता कितनी है, 50 ग्राम। ओके, विलेयता कितनी आई, 50 ग्राम, ठीक है। 100 ग्राम विलायक में कितनी घोल दी हमने, 50 ग्राम घोल दिया। बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं। चलिए देखिए, स्थिर ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुलने वाले पदार्थ की अधिकतम मात्रा, 100 ग्राम विलायक में जितनी अधिक से अधिक मात्रा हम घोल दें विलेय की, ठीक है, उस अधिकतम मात्रा को ही उस पदार्थ की कहते हैं विलेयता। उम्मीद करेंगे परिभाषा आपको याद हो गई होगी, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम समझेंगे विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब कब विलेयता बढ़ सकती है, किस कंडीशन में, और कब विलेयता घट सकती है। हम ऐसा क्या करें कि विलेयता बढ़ जाए, क्या हो ऐसा कि विलेयता घट जाए। तो देखिए, सबसे पहला कह रहा है विलेय और विलायक की प्रकृति जो है विलेयता को प्रभावित करती है। कैसे, देखिए, कह रहा ध्रुवीय विलायकों में ध्रुवीय विलेय तथा अध्रुवीय विलायकों में अध्रुवीय विलेय की विलेयता अधिक होती है। मतलब यहाँ पर साफ साफ कह रहा है कि जैसा विलायक लिया है वैसा ही अगर आप विलेय भी लेंगे, ध्रुवीय विलायक लिया है तो ध्रुवीय विलेय लीजिए। ध्रुवीय मतलब जिसमें प्लस माइनस आ जाए, पोलैरिटी आ जाए। अब प्लस माइनस कितना लगता है, देखिए पानी जो है वो एक ध्रुवीय विलायक है, और नमक भी क्या है, एक ध्रुवीय विलेय है ना। बात समझिए, यहाँ से हम आपको अच्छे से एग्जाम्पल क्लियर करवाते हैं। पानी हमारा ध्रुवीय विलायक है और नमक हमारा ध्रुवीय विलेय है, नमक प्लस माइनस टूट जाता है। तो देखिए, जैसे ही आप नमक को डालते हैं पानी में, बहुत जल्दी मिक्स हो जाता है ना, अर्थात ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय विलेय अच्छे से विलेय हो जाएगा। तो ध्रुवीय में ध्रुवीय को घोलेंगे तो विलेयता बढ़ेगी। अब देखिए, जैसे ग्लूकोज, या ग्लूकोज चलिए छोड़िए, हम चीनी ले लेते हैं। क्या लेते हैं, चीनी। और चीनी कैसा होता है, अध्रुवीय, चीनी होती है अध्रुवीय। अब जितनी तेजी से नमक को डालने पर पानी में घुल रहा था, उतनी तेजी से क्या चीनी जो है पानी में डालने पर घुलेगी, नहीं घुलती, हमें घोलना पड़ता है ना।
चीनी नहीं घुलती है। क्यों? क्योंकि चीनी है अध्रुवीय विलेय और पानी है ध्रुवीय विलायक। तो अगर एक अध्रुवीय और एक ध्रुवीय होगा तो उस कंडीशन में वो अच्छे से विलय नहीं होंगे, जल्दी से मिक्स नहीं होंगे, अर्थात विलेयता घट जाएगी। ओके, तो आप समझ में आ गया होगा कि ध्रुवीय में ध्रुवीय अच्छे से घुलेगा, अध्रुवीय में अध्रुवीय अच्छे से घुलेगा। ठीक है, जैसे आपने जस्ट सोचा होगा को पढ़ने वाले बच्चों को क्या होगा, पढ़ने वाला बच्चा ही पसंद आएगा, पढ़ने वाले को पढ़ने वाले के साथ में अच्छे से मिक्सअप होना बहुत अच्छा लगेगा। पढ़ने वाला कभी सिगरेट पीने वाले के साथ उसके साथ में नहीं रहना चाहेगा ना, और जो सिगरेट पीने वाला, नशा पत्ती करने वाला, उसको नशा करने वाले ज्यादा पसंद होंगे। तो जैसे में तैसा, यानी कि जैसा विलेय वैसा विलायक होगा तो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे आपस में। बट अगर विलेय और विलायक दोनों की कंडीशन क्या हो जाए, विपरीत हो जाए, विलेय हम लोग ध्रुवीय ले लें, विलायक अध्रुवीय ले लें, या फिर विलायक ध्रुवीय ले लीजिए और विलेय अध्रुवीय ले लीजिए, तो जब दोनों विपरीत होंगे एक दूसरे से तो विलेयता घट जाएगी, आपस में अच्छे से मिक्स नहीं होंगे। ठीक है, उम्मीद करेंगे बात समझ आ गई होगी। तो क्या ध्रुवीय विलायकों में ध्रुवीय विलेय और अध्रुवीय विलायकों में अध्रुवीय विलेय को अगर हम घोलेंगे तो विलेयता क्या होगी, अधिक हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है ना, क्योंकि वो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। और वहीं जबकि विपरीत अगर प्रकृति के, विपरीत प्रकृति के विलेय व विलायक अगर हम ले लें, है ना, एक ध्रुवीय ले लें एक अध्रुवीय ले लें, तो एक दूसरे में क्या अविलेय होते हैं। क्या होते हैं वो? अविलेय, घुलते ही नहीं है जल्दी, या तो आंशिक विलेय होंगे, थोड़ा सा घुलेगा, या फिर घुलेंगे ही नहीं, अर्थात इनकी एक दूसरे में विलेयता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, घट जाती है। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे नमक हमारा क्या है, ध्रुवीय विलेय है, और जल हमारा ध्रुवीय विलायक है। जब इसको घोलेंगे आप तो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे ये, और विलेयता क्या होगी, बढ़ जाएगी, है ना, ज्यादा से ज्यादा मात्रा घुल सकती है। और आयोडीन देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर अध्रुवीय विलेय है और जल हमारे लिए ध्रुवीय विलायक है। तो आप इनको मिक्स करेंगे तो विलेयता क्या होगी, घटेगी, ये अच्छे से घुलेंगे नहीं। ठीक है, और आयोडीन और सी सल्फर, अब ये दोनों अध्रुवीय हैं, तो जब अध्रुवीय हमने चीजें ले ली तो भी विलेयता क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है ना, जैसे में तैसा, मतलब जैसा विलेय वैसा विलायक अगर होगा तो अच्छे से घुलेगा, अदरवाइज विलेयता घट जाएगी। ठीक है, फिर है हमारे पास ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव क्या होता है, जरा एक बात सोचिए आप, सिंपल सी बात सोचिए, जैसे हम चीनी को घोलते हैं पानी में, तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो और अच्छे से घुलती है जल्दी जल्दी, है ना, मतलब उसको ऊष्मा की आवश्यकता है। जब आप ताप बढ़ा रहे हैं तो ताप बढ़ाने पर चीनी पानी में जल्दी घुल रही है, मतलब वहां पर जो रिएक्शन हो रही है उस अभिक्रिया में हम कह सकते हैं पानी में चीनी का घुलना एक तरह से ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। क्या है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। वो ऊष्मा की डिमांड कर रही है, आप उसको ऊष्मा देंगे तो वो और जल्दी क्या होगा, घुलेगी चीनी पानी में। ठीक है ना, मतलब हम कह सकते हैं कि जिस रिएक्शंस में क्या हो, जिन अभिक्रियाओं में यदि हम क्या करें, यदि हम ताप दे दें और ताप देने पर वो ताप को लेना चाहती हो, मतलब वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो, वो ऊष्मा को अवशोषित करना चाहती है, अगर ऐसी कंडीशंस आप लगाते हैं तो उस समय विलेयता बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगा? विलेयता बढ़ जाएगी। ऊष्मा शोषी का मतलब ध्यान रखिए, ऐसी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, जिनको कंप्लीट होने के लिए ऊष्मा की जरूरत है, बिना ऊष्मा के वो जल्दी कंप्लीट नहीं होंगी। ठीक है ना, तो जिन रासायनिक क्रियाओं में ऊष्मा की जरूरत पड़ती है, अगर आप उसको ऊष्मा देंगे तो विलेयता सीधी सी बात है बढ़ेगी। वो तो ऊष्मा की डिमांड कर रही थी और आप दे रहे हो तो विलेयता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और जिन रासायनिक क्रियाओं में क्या हो जाए, कराते समय, विलेय और विलायक को मिलाते समय ऊष्मा बाहर निकले, वो आपस में मिल रहे हैं और मिलते समय ऊष्मा निकाल रहे हैं, तो वो घुलने के लिए ही ऊष्मा बाहर निकाल रही है। और आप अगर उसमें अलग से ऊष्मा दे दो, वो ऊष्मा बाहर निकाल रही है ताकि घुल सके, लेकिन आप उसमें क्या कर रहे हो, जितनी ऊष्मा वो निकाल रहे हो उतनी आप फिर से उसमें दे रहे हो, तो क्या वो घुलेगा? नहीं घुलेगा, क्योंकि वो घुलने के लिए ही ऊष्मा बाहर निकाल रहा था। अर्थात जो ऊष्मा छेपी अभिक्रियाएं होती है, ऊष्मा छेपी मतलब जिनको घोलते समय ऊष्मा बाहर निकलती है। जैसे आप निरमे को अगर पानी में घोल लिए तो देखिएगा आप, हल्का फुल्का क्या होता है, वो गर्माहट आ जाती है उसमें। या फिर आपने अगर चूना मार्केट से लाया हो दीवार में पोतने के लिए, तो चूने को आप पानी में डालिए, देखिए कितना हीट निकलती है, और आप उसमें अगर अलग से हीट दे देंगे तो वो घुलेगा नहीं, मिक्स नहीं होगा, क्योंकि भैया वो घुलने के लिए ही ऊष्मा बाहर निकाल रहा था, और आप उसको अगर फिर से ऊष्मा देने लगोगे जितनी वो बाहर निकाल रहा है तो वो क्यों घुलेगा? ठीक है, अर्थात जो अभिक्रियाएं ऊष्मा छेपी होती हैं, जिनमें घुलने के लिए जिनमें ऊष्मा बाहर निकलती है, जो ऊष्मा को निर्मुक्त करती है, अगर आप उसमें ऊष्मा देंगे तो विलेयता घट जाएगी। विलेयता क्या होगी? घट जाएगी। उम्मीद करेंगे बात समझ में आ गई होगी। तो क्या कह रहा है कि जो पदार्थ जल में घोले जाने पर ऊष्मा अवशोषित करते हैं, मतलब जिनको जल में घोल रहे हैं और वो चाहते हैं ऊष्मा दीजिए आप उनको, अगर आप ऊष्मा देंगे, अर्थात जो ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं होंगी, उनकी विलेयता ताप बढ़ाने पर क्या हो जाएगी? ताप बढ़ाने पर ला-सातलिय नियम के अनुसार बढ़ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर ला-सातलिय नियम लिखा कैसे, तो जरा बात समझिए यहाँ पर भैया, वो साम्य अवस्था में होगी, कंडीशंस होगी कि नहीं होगी जब आप घोल रहे थे, है ना,
ये क्या होगा यहाँ पर, जब ऊष्मा हमने उसको दी है पदार्थ को, तो वो साम्य अवस्था में एक कंडीशन पर आ गई होगी, ठीक है। और आप अगर क्या कर रहे हैं, अलग से ऊष्मा दे रहे हैं उसको, क्या कर रहे हैं, अलग से ऊष्मा दे रहे हैं, तो वो क्या होगा, ला सातत्य नियम के अनुसार वो जो आपने ऊष्मा का प्रभाव दिया है, वो उस अभिक्रिया जो होगी वो उसको शून्य करने का प्रयास करेगी, उसको प्रभावहीन करने का प्रयास करेगी, तो अभिक्रिया उल्टी दिशा में चलेगी। किसमें चलेगी, उल्टी दिशा में। अर्थात ऊष्मा देने पर वो चीज क्या होने लगेगी, और अच्छे से घुलने लगेगी। क्या होगी, घुलने लगेगी, ठीक है। अगर बात समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। आपको केवल इतना ध्यान रखना, जो हमने आपको समझाया है आप इस नियम के तहत मत पढ़िए इसको, ठीक है ना, वरना आपको हो सकता है ऊपर से बाउंस मार जाए। बस आप ये ध्यान रखिए कि जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा की जरूरत होती है घुलने के लिए, अगर आप उसको ऊष्मा देंगे तो वो और जल्दी घुलेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। और जिनमें ऊष्मा बाहर निकलती है उनको ऊष्मा चाहिए ही नहीं, उनको ऊष्मा बाहर निकालनी है ताकि वो घुल सके, और आप ऊष्मा उनको दे दो तो घुलना बंद हो जाएगा, विलेयता घट जाएगी, ठीक है। तो आगे लिखा हुआ, जो पदार्थ जल में घोले जाने पर ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं, बाहर निकालते हैं, अर्थात जो ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रियाएं होती हैं, जिनके घुलते समय, जिनके होते समय ऊष्मा बाहर निकलती है, उनकी विलेयता ताप बढ़ने पर क्या होगा, घट जाएगी, ठीक है ना। जैसे कैल्शियम सिट्रेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इनको याद कर लीजिए एग्जाम्पल। ये सारे क्या होते हैं, जब इनको आप घोलेंगे तो इनको घोलते समय अगर आपने ऊष्मा दे दी तो ये घुलना बंद हो जाएंगे, उसमें अच्छे से मिक्स नहीं होंगे, ठीक है। और एक नोट हमारे पास लिखा हुआ कि ताप बढ़ाने पर गैसों की विलेयता घटती है। ताप बढ़ाने पर गैसों की विलेयता घटती है, क्यों, क्योंकि गैस जब घुलती है तो गैस को घुलते समय वो ऊष्मा को बाहर निकालती है, और आप अगर उसमें टेम्परेचर देंगे तो गैस कहाँ घुलेगी। या सिंपल सी बात समझ लीजिए, छोटी सी भाषा में, भैया गैस क्या है, गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। अब आप किसी चीज को उसमें घोल रहे हैं, अगर आप टेम्परेचर देंगे, टेम्परेचर देने पर तो पार्टिकल्स के बीच की दूरी बढ़ जाती है, तो कैसे गैस घुल जाएगी, और दूरी बढ़ जाएगी, गैस के अणु सारे उड़ जाएंगे, है ना। तो ताप बढ़ाने पर गैसों की विलेयता क्या होगी, घटेगी। ताप बढ़ाने पर गैसों की विलेयता घटेगी, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। उम्मीद करेंगे पूरा टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए मेन हमारा यही टॉपिक था, मेन हमने ये पढ़ लिया है, लेकिन इसके अलावा भी मान लीजिए किसी को अगर ये जानना है कि हमें अलग से गैसों की विलेयता के बारे में पढ़ना है, ठोस की विलेयता के बारे में पढ़ना है, कि हम गैस को घोलें द्रव में तो क्या होगा, कैसा इफेक्ट होगा, क्या प्रभावित करने वाले कारक हो सकते हैं, गैसों को घोलने पर किस तरह से क्या क्या चीजें होंगी, ठीक है, विलेयता के बारे में या ठोस के बारे में पढ़ना है, तो इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यही चीज के बारे में चर्चा करेंगे, गैसों की विलेयता और ठोस की विलेयता अलग अलग, ठीक है ना। तो अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो, विलेयता आपको याद हो गया हो, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, देखिए आपके इंपॉर्टेंट पेपर लिए आइए, ठीक है ना, बस विलेयता, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, ये दो याद कर लीजिए। इसके बाद जो हम आपको अगली वीडियो में पढ़ाएंगे उसमें ये है कि आप अगर तैयार करना तैयार कर सकते हैं, बट बोर्ड पेपर में शायद ही अलग से आ जाए क्वेश्चन, चांसेस कम है, आएगा तो इसी से, तो आप इनको जरूर तैयार करिए, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, और अपने क्या करना है, लाइक भी करनी है वीडियो को, ठीक है। और अच्छे से नोट्स बनाइए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमने बोला जैसे ही चैप्टर खत्म होगा हम टेलीग्राम में आपको क्या करेंगे, इसका लिंक दे देंगे, या फिर हम पीडीएफ ही डाल देंगे, आप वहां से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और आप आपका क्या कर सकते हैं, उसके निकलवा सकते हैं पीडीएफ नोट्स, ठीक है ना, अगर आपको लिखना नहीं है। वैसे हम तो यहाँ पर पूरा आपको प्रयास कर रहे हैं कि लिखाने का, कि हम सब कुछ लिख के दे रहे हैं ताकि आप नोट्स अपने अच्छे से बना सकें। तो जैसे आपकी मर्जी हो, अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही ग्रैब की वीडियो के लिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।